1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 90 वर्षों तक चला। भारत में ब्रितानी विस्तार का संक्षिप्त इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीता। युद्ध के बाद हुई संधि में अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। सन 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार हो गया। इन 2 युद्धों में हुई जीत ने अंग्रेजों की ताकत को बहुत बढ़ा दिया और उनकी सैन्य क्षमता को परंपरागत भारतीय सैन्य क्षमता से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। कंपनी ने इसके बाद सारे भारत पर अपना प्रभाव फैलाना आरंभ कर दिया। सन 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध क्षेत्र पर रक्तरंजित लड़ाई के बाद अधिकार कर लिया। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर हुए पंजाब पर अंग्रेजों ने अपना हाथ बढ़ाया और सन 1848 में दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। सन 1849 में कंपनी का पंजाब पर भी अधिकार हो गया। सन 1853 में आखिरी मराठा पेशवा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पदवी छीन ली गई और उनका वार्षिक खर्चा बंद कर दिया गया। सन 1854 में बरार और सन 1856 में अवध को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। विद्रोह के कारण सन 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जाते हैं। वैचारिक मतभेद। कई इतिहासकारों का मानना है कि उस समय के जनमानस में यह धारणा थी कि अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती या धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। यह पूरी तरह से गलत भी नहीं था। कुछ कंपनी अधिकारी धर्म परिवर्तन के कार्य में जुटे थे। हालांकि कंपनी ने धर्म परिवर्तन को स्वीकृति कभी नहीं दी। कंपनी इस बात से अवगत थी कि धर्म पारंपरिक भारतीय समाज में विद्रोह का एक कारण बन सकता है। इससे पहले 16वीं सदी में भारत तथा जापान से पुर्तगालियों के पतन का एक कारण यह भी था कि उन्होंने जनता पर ईसाई धर्म बलात् लादने का प्रयास किया था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, के अंतर्गत अनेक राज्य जैसे झांसी, अवध, सतारा, नागपुर और संबलपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और इनके उत्तराधिकारी राजा से अंग्रेजी राज्य से पेंशन पाने वाले कर्मचारी बन गए। शाही घराने, जमींदार और सेनाओं ने अपने आप को बेरोजगार और अधिकारहीन पाया। ये लोग अंग्रेजों के हाथों अपनी शर्मिंदगी और हार का बदला लेने के लिए तैयार थे। लॉर्ड डलहौजी के शासन के 8 वर्षों में 10 लाख वर्ग मील क्षेत्र को कंपनी के अधिकार में ले लिया गया। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में बहुत से सिपाही अवध से भर्ती होते थे। वे अवध में होने वाली घटनाओं से अछूते नहीं रह सके। नागपुर के शाही घराने के आभूषणों की कलकत्ता में बोली लगाई गई इस घटना को शाही परिवार के प्रति अनादर के रूप में देखा गया। भारतीय कंपनी के कठोर शासन से भी नाराज थे, जो कि तेजी से फैल रहा था और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार कर रहा था। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के उस समय माने जाने वाले बहुत से रिवाजों को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जो कि अंग्रेजों द्वारा असामाजिक माने जाते थे। इसमें सती प्रथा पर रोक लगाना शामिल था। यहाँ ध्यान
देने योग्य बात यह है कि सिखों ने यह बहुत पहले ही बंद कर दिया था और बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इस प्रथा को बंद करने के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इन कानूनों ने समाज के कुछ पक्षों मुख्यतः बंगाल में क्रोध उत्पन्न कर दिया। अंग्रेजों ने बाल विवाह प्रथा को समाप्त किया तथा कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई। अंग्रेजों द्वारा ठगी की समाप्ति भी की गई, परंतु यह संदेह अभी भी बना हुआ है कि ठग एक धार्मिक समुदाय था या केवल साधारण डकैतों का समुदाय। ब्रितानी न्याय व्यवस्था भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण मानी जाती थी। सन 1853 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड अब्रडीन ने प्रशासनिक सेवा को भारतीयों के लिए खोल दिया, परंतु कुछ प्रबुद्ध भारतीयों के हिसाब से यह सुधार पर्याप्त नहीं था। कंपनी के अधिकारियों को भारतीयों के विरुद्ध न्यायालयों में अनेक अपीलों का अधिकार प्राप्त था। कंपनी भारतीयों पर भारी कर भी लगाती थी, जिसे न चुकाने की स्थिति में उनकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली जाती थी। कंपनी के आधुनिकीकरण के प्रयासों को पारंपरिक भारतीय समाज में संदेह की दृष्टि से देखा गया। लोगों ने माना कि रेलवे जो बॉम्बे से सर्वप्रथम चला एक दानव है और लोगों पर विपत्ति लाएगा, परंतु बहुत से इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इन सुधारों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, क्योंकि कंपनी के पास इन सुधारों को लागू करने के साधन नहीं थे और कलकत्ता से दूर उनका प्रभाव नगण्य था। आर्थिक कारण 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भी था। कंपनी की नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इन नीतियों के कारण बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गए। इनके साथ साथ जमींदारों और बड़े किसानों की स्थिति भी बदतर हो गई। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत ब्रितानी व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इसके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति हुई। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम भी नष्ट हो गए। रेल सेवा ने ब्रितानी व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंच दे दी। सबसे अधिक क्षति कपड़ा उद्योग, कपास और रेशम को हुई। इसके साथ लोहा व्यापार, बर्तन, कांच, कागज, धातु, बंदूक, जहाज और रंगरेजी के उद्योगों को भी बहुत क्षति हुई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर और अनेक रोकों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने और साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण यह स्थिति और भी विषम हो गई। साधारण जनता के पास खेती के अलावा कोई और साधन नहीं बचा। खेती करने वाले किसानों की हालत भी खराब थी। ब्रितानी शासन के प्रारंभ में किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने लगान को बहुत बढ़ा दिया और बेगार तथा अन्य तरीकों से किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने खेती के सुधार पर बहुत कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग होता था। फसल के खराब होने की दशा में किसानों को साहूकार अधिक ब्याज पर कर्जा देते थे और अनपढ़ किसानों को कई तरीकों से ठगते थे। ब्रितानी कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था। इन समस्याओं के कारण समाज के हर वर्ग में असंतोष व्याप्त था। राजनैतिक कारण सन 1848 और 1858 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कानून के अंतर्गत अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया। इस सिद्धांत अनुसार कोई राज्य, क्षेत्र या ब्रितानी प्रभाव का क्षेत्र कंपनी के अधीन हो जाएगा यदि क्षेत्र का राजा निसंतान मर जाता है या शासक कंपनी की दृष्टि में अयोग्य साबित होता है। इस
सिद्धांत पर कार्य करते हुए लॉर्ड डलहौजी और उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड कैनिंग ने सतारा, नागपुर, झांसी, अवध को कंपनी के शासन में मिला लिया। कंपनी द्वारा तोड़ी गई संधियों और वादों के कारण कंपनी की राजनैतिक विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका था। सन 1849 में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ेगा और शहर के बाहर जाना होगा, और सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएंगे ने मुगलों को कंपनी के विद्रोह में खड़ा कर दिया।